नमस्कार दोस्तों, उड़ाना ये इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार। प्यारे दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे और हरियाणा पीसीएस के लिए हमारी विशेष सीरीज चल रही थी। हरियाणा पीसीएस के साथ साथ दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पीसीएस जो कि उसके फॉर्म आ चुके हैं। एआरओ आरओ एआरओ का जो फॉर्म आ चुका है दोस्तों, एक बड़ी भर्ती है यूपी में, उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसके साथ साथ जितने भी आपके अदर पीसीएस हैं, हरियाणा पीसीएस के साथ साथ जैसे मान लीजिए बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, या फिर आपका उत्तराखंड पीसीएस, और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी दोस्तों ये सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि हम केवल यहाँ पर फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर दोस्तों पसंद नहीं आती है तो आपकी मर्जी है, चाहे आप लाइक करो या ना करो। तो प्यारे दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमारा जो चला था उदारवादी चरण, जिसको आप लिबरल फेज भी बोलते हैं या मॉडरेट फेज के नाम से जानते हैं। उदारवादियों का दोस्तों हमने बात की थी कि भाई उदारवादियों की क्या मांगे थी, उदारवादी हाथ जोड़कर बात करते थे, इनका मेथड क्या था, इस पे सब पे हमने बात किया है। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, बात ये है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन रहा है या नहीं रहा है भारतीय इतिहास में। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर हम बात करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरल्स बोल सकते हैं या फिर मॉडरेट्स। तो दोस्तों, एक तो जनता का इन्होंने राजनीतिकरण किया, ये एक बड़ी बात थी कि जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया था दोस्तों। ठीक है, उस टाइम पे कोई अपना राजनीतिक अधिकारों को नहीं जानते थे। दूसरी बात क्या है, संघर्ष की बेहतर पृष्ठभूमि का विकास किया दोस्तों, यानी कि ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड प्रिपेयर किया हमें लड़ाई यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, उदारवादियों ने देखेंगे दोस्तों ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का आप देख सकते हैं समीक्षा किया, समीक्षा प्रस्तुत की, और दोस्तों ब्रिटिश औपनिवेशवाद का जो शोषणकारी चेहरा है उसको उजागर किया। जैसे मान लो आप देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के नरबन के सिद्धांत का पता किया दोस्तों, दादा भाई नौरोजी आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखें इनके दबाव में दोस्तों आप देख सकते हैं 1892 में दोस्तों विधायिका परिषद में सुधार के लिए एक एक्ट लाया गया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें सुधार करने के लिए। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित राजनीति को प्रोत्साहन मिला दोस्तों उदारवादियों के, क्योंकि उदारवादी नेता दोस्तों सभी धर्मों से जुड़े हुए थे, सभी वर्गों से जुड़े हुए थे। तो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित जो राजनीति होती है उसका विकास यहाँ पर हुआ था। तो एक बड़े ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं। उसके बाद दोस्तों सिविल सेवा में देख सकते हैं चार्ल्स सेशन आयोग का गठन किया गया था सिविल सिविल सेवा के विकास के लिए। उसके बाद धन के निर्गमन की अवधारणा प्रस्तुत करके ब्रिटिश आर्थिक शोषण को उजागर कर दिया इन्होंने। बट प्यारे दोस्तों ये तो ठीक रहा, लेकिन क्या इनकी लिमिटेशंस रहीं, ये उतने इनकी क्या लिमिटेशंस रहीं, इनका क्या कमियां रहीं, इन पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों ये ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक चरित्र और स्वरूप को समझने में विफल रहे, क्योंकि ये हाथ जोड़कर भरोसा करते थे और ये बोलते थे कि भारत के लिए अंग्रेजी जो शासन है वो अच्छा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये भारत के लिए अच्छा मानते थे, ब्रिटिश न्याय में अटूट विश्वास था, यानी कि ब्रिटिशर्स जो न्याय करेंगे वो सही करेंगे। तो ये भी एक इनका जो है गलत विश्वास था। इनका जनाधार देखेंगे दोस्तों मध्यम वर्ग तक सीमित रहा। इनका जो जनाधार रहा, इनका जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से जो बेस रहा है सोशल बेस, वो ओनली मिडिल क्लास या फिर शहरी इलाकों तक ही आ, फैल पाया। ये गांव गांव तक दोस्तों ये अपने आप को नहीं फैला पाए थे, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे जो लिबरल या कि मॉडरेट लीडर्स थे वो मध्यम वर्ग से थे और वो शहरी इलाकों से बिलोंग करते थे। तो ये शहरी इलाकों तक सीमित रहा, गांव-गांव के इलाकों में ये जन आंदोलन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जनता को दोस्तों संघर्ष हेतु कोई कार्यक्रम देने में ये विफल रहे। जनता संघर्ष तो करे लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं दे पाए ये लोग। तो एक ये रहा, उसके बाद क्या है, ये जनता को नेतृत्व देने में भी दोस्तों विफल रहे। ये भारत की अवनति के लिए देख सकते हैं ब्रिटिश सरकार को नहीं, भारत का जो अवनति हो रहा है, भारत का में जो आपकी भुखमरी हो रही है, ये भारत की अवनति के लिए ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते थे, बल्कि भारत में कार्यरत अधिकारियों को जिम्मेदार मानते थे जो भारत में अधिकारी काम कर रहे हैं। तो ये इनकी एक गलत अवधारणा थी। इस चरण में दोस्तों कांग्रेस कांग्रेस पर जमींदारों और जो पूंजीपति लोग थे उनका प्रभाव था। ठीक है, इन्होंने किसान मजदूर देख सकते हैं आप समर्थक कानूनों का भी विरोध किया, जो किसान और मजदूर से रिलेटेड कानून थे उनका भी इस टाइम पर उन्होंने विरोध किया। यानी कि आप कह सकते हैं कि लैंड लॉर्ड्स या फिर जो कैपिटल क्लास था
उससे उसके संदर्भ में जो भी उसके विरोध में जो कानून पारित हुए थे दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने उसका एक प्रकार से सपोर्ट ही किया है, ठीक है। और जो किसानों के समर्थन में बने थे कानून, उनका विरोध किया। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस चरण में पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का कांग्रेस पर प्रभाव ज़्यादा था। खैर, उसके बाद हम आगे देखेंगे उदारवादियों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों योगदान का देख सकते हैं, आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि भी उदारवादी कब से कब तक फेज चला था इंट्रोडक्शन में, फिर मेन बॉडी में बताना है कि भैया इनकी क्या राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा, फिर उसको बताओ कि इनकी सीमाएं क्या हैं। मेन बॉडी जो पार्ट 2 है सीमाएं बताएंगे, पहले में योगदान बताएंगे और फिर लिख देंगे निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या क्या है दोस्तों, इसको भी पढ़ लेते हैं। इन देखेंगे अनेक सीमाओं के बावजूद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और मेंस का है, राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से दोस्तों उनके द्वारा जो संघर्ष की पद्धति अपनाई गई वो काफ़ी ठीक थी। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन अभी दोस्तों बहुत बाल्य अवस्था में था। उसको अगर शुरुआत में ही हम उग्र तरीके से करने लगते तो दोस्तों उसको तभी दमन कर दिया जाता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आंदोलन आसानी से कुचला जा सकता था, तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। खैर, हम आते हैं प्यारे दोस्तों चरण दूसरा, कांग्रेस का उग्रवादी चरण, जिसको आप कई बार मिलिटेंट भी बोल देते हैं या फिर मिलिटेंट नहीं करते, एक्सट्रीमिस्ट फेज बोला जाता है इसको, एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कब से कब तक चलता है? 1909 से स्टार्ट होता है ये स्वदेशी आंदोलन के साथ और 1919 तक ये आपका चलता है प्यारे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले तो हम प्रमुख नेता देखेंगे, इसके उदय के कारण, क्यों उदय हुआ भाई, उग्रवादी जो विचारधारा है इसका उदय क्यों हुआ, इनकी विचारधाराएं और मान्यताएं क्या हैं, इनका मूल्यांकन दोस्तों, इनकी उपलब्धि क्या है और इनकी सीमाएं क्या हैं, इस पर हम देखने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों इनमें नेताओं की बात करें तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ठीक है, लाल बाल पाल घोष, तो ये ट्रिक भी हो जाएगा, लाल बाल पाल घोष। तो ये आपको याद रखना है, ये उग्रवादी नेता है, देख सकते हैं लाल बाल पाल। ठीक है, तो नोट करके यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तिलक ने एक पत्रिका ये निकालते थे जिसका नाम है मराठा पत्रिका। ठीक है, मराठा नाम था उसका पत्रिका का और ये अंग्रेजी भाषा में थी। और दोस्तों एक केसरी पत्रिका निकालते थे, वो मराठी में थी। तो उल्टा याद रखना कि मराठा मराठी में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना आपको, मराठा मराठी में नहीं है तो किस में होगी? अंग्रेजी में। और केसरी जो है वो मराठी में है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से थे। तो ये आपको याद रखना है, इनकी पत्रकारी मतलब एक प्रकार के जर्नल्स थे, ये मैगजीन थी। उदय के कारण क्या रहे दोस्तों, ये क्यों उदय हुआ? ये उदारवादियों की जो कार्य पद्धति है या उपलब्धि है दोस्तों, मेथड जो है हाथ जोड़ने वाला जो मेथड है उससे खुश नहीं है। कर्जन की प्रतिक्रियावादी दी थी। दूसरा देखेंगे दोस्तों, ये लोग कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, जैसे मान लो सीक्रेट, आप देखेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया, ठीक है 1904 में, और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक भारतीय विश्वविद्यालय आप देखेंगे अधिनियम लाया 1905 में, विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में, जिसमें जहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो रहा था। तो इस वजह से उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। और भी कारण क्या है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी रहा, देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा भी मिली हमें कि भारत उग्र आंदोलन के माध्यम से दोस्तों ब्रिटिशर्स को बाहर कर सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए भाई, आप 1896 में दोस्तों इथोपिया द्वारा इटली को पराजित कर दिया गया, इथोपिया द्वारा इटली को पराजित कर देना। ठीक है, इटली एक आप देख सकते हैं कि यूरोपीय देश रहा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे 1890 से लेकर 1902 में अफ्रीका में दोस्तों बोअर युद्ध हुआ, और बोअर युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह हार गए। जब अंग्रेज बुरी तरह हार गए तो दोस्तों एक तो ये अवधारणा टूट गई कि कभी भी अंग्रेज हार नहीं सकते, है ना। इसका मतलब क्या है, जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है वो टूट गई। ठीक है, भारतीयों को भरोसा हुआ कि हम भी हरा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जापान ने दोस्तों रसिया को हरा दिया। जापान एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जबकि एक रसिया को यूरोपीय देश है। ठीक है, एशिया में भी उसका भाग आता है, एक बहुत बड़े देश को हरा देना। तो दोस्तों इससे भी हमें क्या मिली है, एक प्रेरणा मिली थी। ठीक है, उग्रवादियों को। दूसरी बात दोस्तों, टर्की, आयरलैंड आदि में भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो इनसे भी हमें प्रेरणा मिली है।
तो आप देख सकते हैं एक और भी बात रही कि 1900 तक आते आते दोस्तों ब्रिटिश शासन का जो वास्तविक स्वरूप है उसका हमें पता चल गया। ठीक है, एक ये भी कारण रहा है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आर्थिक शोषण की वजह से देखो क्या हुआ है भारत में, अकाल आ गया है, किसान ऋणग्रस्त हो गए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं लगातार। 1905 में सीक्रेट एक्ट आया, प्रतिबंध लगा दिया प्रेस पर। उसके बाद बेरोजगारी, गरीबी आदि का पता चल गया दोस्तों, ये भी कारण रहे ना। अब भारत में दोस्तों आत्म ठीक है, भरोसे की भावना, आत्म बलिदान की भावना का उदय हुआ। तो देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ, आत्म बलिदान, ये इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये आत्म बलिदान है, बलिदान, या फिर कह सकते हैं इसको आत्मनिर्भर। ठीक है, निर्भरता, ठीक है, इस चीज को और बलिदान देने का, संघर्ष करने का क्या आ गया, आप कह सकते हैं कि एक विकास हुआ। जैसे हम तिलक जी क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि उनका एक कथन था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो प्यारे दोस्त ये बलिदान की बात कर रहे हैं, धरने पर बैठना पड़े बैठेंगे, सरकार का विरोध करना पड़े करेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे वो ऐसा नहीं करते थे। इसका मतलब आप देख सकते हैं अब राजनीतिक मांगे दोस्तों, एक उग्र दृष्टिकोण का विकास हो गया राजनीतिक मांगों में। जैसे हम अपने अधिकार छीन लेंगे दोस्तों, जैसे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे छीन लेंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे, बलिदान की जरूरत पड़ी तो बलिदान भी देंगे। ये इस टाइम पर जो है भावना का विकास हुआ। और दोस्तों उग्रवादियों पर आप देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं उनका भी प्रभाव रहा है। उसमें जो लीडरशिप निकल के आया, स्वामी दयानंद सरस्वती आप देख सकते हैं, विवेकानंद हुए, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं अंग्रेज, तो इससे भी प्रेरणा मिलती है। ये दोस्तों भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा कर दिया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, भारत के लिए नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए दोस्तों बोला उन्होंने। उसके बाद इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने लंबी से लंबी अ, देख सकते हैं रात्रि की अब समाप्ति होती दिख रही है, यानी कि अंग्रेजों का जो हम पे शासन चल रहा है उसका एक दिन अंत होगा। ठीक है, हमारी मातृभूमि दोस्तों गहरी नींद से जाग गई है, यानी कि हमारे जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या है, जाग रहे हैं, वो जागरूक हो रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये इन चीज़ों से दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। आप देख सकते हैं अरविंदो घोष ने कहा था स्वतंत्रता हमारे जीवन का सांस है। ठीक है, हम इसके बिना जी नहीं सकते, तो आज़ादी के लिए हमें प्रेरणा मिली यहाँ से। अब बात आती है कि दोस्तों इनकी मान्यताएं क्या हैं। ये इनकी मान्यता या फिर विचारधारा दोस्तों ब्रिटिश शासन से ये घृणा करते हैं, जबकि ब्रिटिश शासन को वो अच्छा मानते थे, उदारवादी। ठीक है, ब्रिटिश शासन को दोस्तों ये भारत के लिए क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को बाहर करने की बात करते हैं क्योंकि ये बेकार है। ठीक है, स्वैत भारत के सिद्धांत को नहीं मानते हैं कि अंग्रेज ही शासन करने में सक्षम है, भारत शासन नहीं कर सकते, ये इसको नहीं मानते, डिनाई करते हैं दोस्तों। दैट मीन्स ये दे डोंट बिलीव इन वाइट मैन बर्डन थ्योरी। ठीक है, ये भी याद रखना है। स्वराज जैसी शब्द दोस्तों इनका प्रमुख लक्ष्य है, स्वराज, स्वशासन, स्वशासन प्राप्त करना, सेल्फ रूल। ठीक है, स्वराज प्राप्त करना दोस्तों इनका मुख्य लक्ष्य है। तिलक ने कहा था हमारा, देख सकते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यानी कि स्वराज प्राप्ति के लिए अगर बलिदान देना पड़ा तो दोस्तों देंगे। उदारवादी दोस्तों आप देख सकते हैं ये याचनाओं, प्रार्थना, स्मरण पत्र आदि की को क्या बोलते हैं कि ये तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, यानी कि उदारवादी जो लोग थे उनके तरीकों को ये भिक्षावृत्ति बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद है उदारवादी राजनीति की आलोचना की कि कांग्रेस का अधिवेशन दोस्तों छुट्टियों का मनोरंजन है। उदारवादी उस टाइम पे ये लोग बोलते थे कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो छुट्टियों का मनोरंजन होता है, केवल वहाँ पर उदारवादी जो नेता हैं वो छुट्टी मनाने जाते हैं और कहते हैं कि यदि हम हर साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यानी कि केवल उदारवादियों के लिए बोलते थे कि भाई आप वार्षिक सम्मेलन करते हो और केवल साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हो, ठीक है, इससे हमें स्वराज या फिर आज़ादी नहीं मिलने वाली, उसकी आलोचना करती है। उग्रवादियों ने दोस्तों उदारवादी नेताओं को सत्ता का लालची भी बताया। कई बार ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि सत्ता के लिए इनमें आपस में लड़ाई या झगड़े जैसी चीज़ें देखी गई थी, किसमें, उदारवादी नेताओं में। तो ये भी एक कारण रहा। उसके बाद आप आगे देखेंगे उदारवादियों द्वारा देखेंगे दोस्तों ब्रिटिश जनमत से ही जनमत से की गई अपील को दोस्तों क्या मानते थे, अपमानजनक माना इन्होंने। ठीक है, जो यानी कि आप जो ब्रिटेन में जाकर ये बोलते हो कि भारत में अत्याचार हो रहा है,
ये अपील कोई अपील नहीं है दोस्तों। ये बोलते थे कि उग्रवादी की ये अपील बेकार की है, क्योंकि उनके दिमाग में वो वहाँ के जो लोग हैं, आप जनक में वहाँ पर कुछ भी बातें बताओ उनको समझ में नहीं आने वाला है। वो भारतीयों का शोषण करते हैं और करते रहेंगे। भारत का विकास केवल दोस्तों भारतीय ही कर सकते हैं, ये इनका मानना था। ठीक है, अतः भारत की जनता को शक्ति में भरोसा किया। उदारवादी ब्रिटेन का जो जनता है उसको अपनी समस्याएं बता रही हैं, वहाँ की जनता में भरोसा है, लेकिन ये भारतीय जनता की शक्ति जो ताकत है उसमें भरोसा करते हैं। पद्धति क्या है जी दोस्तों इनकी? इनकी पद्धति को कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरोध। इसको बोलते हैं दोस्तों पैसिव रेजिस्टेंस। आखिर है क्या दोस्तों? ब्रिटिश सरकार के साथ हम असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। उदारवादी सहयोग कर रहे थे, प्रार्थना करके हाथ जोड़ के बोलते थे कि ऐसे सुधार लाइए। नहीं, असहयोग करेंगे, अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करेंगे। ऐसे कानून जो अ, हमें जो न्याय नहीं देते हैं, हमारे लिए अन्यायपूर्ण है, उनका विरोध करेंगे। और इसके लिए हमें दोस्तों साधन कौन से अपनाएंगे? हमें धरना हड़ताल करनी पड़े तो करेंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़े, जुलूस करना पड़े, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़े, और दोस्तों हम स्वदेशी पर बल देंगे। तो इसको बोलते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। तो यानी कि आप ब्रिटिश कानूनों का विरोध करोगे। रेजिस्टेंस मतलब विरोध। कैसे कानूनों का? जो भारतीयों का शोषण करते हों, जो भारतीयों के खिलाफ हों। मूल्यांकन पर आते हैं दोस्तों, इनका योगदान क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है भारत के लिए। तो देखेंगे दोस्तों, उदारवादी नेताओं का राष्ट्रीय आंदोलन को दोस्तों धरातल तक पहुंच गया। और राष्ट्रीय आंदोलन इनके नेतृत्व में गांव गांव तक पहुंच गया, क्योंकि जो उदारवादी थे दोस्तों, वो उनकी केवल और केवल जो पहुंच थी वो मध्यम वर्ग में थी, और आप कह सकते हैं शहरी इलाकों में। लेकिन जो अब आंदोलन है वो गांव गांव तक पहुंच गया, क्योंकि इनका सामाजिक आधार बहुत बड़ा था। देख सकते हैं आम जनता तक पहुंच गया दोस्तों, गांव गांव तक आंदोलन पहुंच गया। राजनीतिक संघर्ष की नवीन पद्धति, वस्तुतः जैसे कह सकते हैं आप, राजनीतिक संघर्ष करने की नई नई पद्धतियां आई, जैसे धरना प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार, अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन, स्वदेशी पर बल आदि लोकप्रिय बन गए दोस्तों। और ये देख सकते हैं जन आधारित कार्यक्रम बन गए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्वराज इज माई बर्थ पैलेस एंड आई शैल हैव इट, मैं इसे लेके रहूंगा। इस विचारधारा से आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंसा के तत्व के साथ साथ दोस्तों गांधीवादी तत्वों को भी देखा जाता है। ये हिंसा के तत्व इसमें देखते हैं कि बलिदान जैसी चीजें हैं, लेकिन गांधीवादी तत्व को भी देख सकते हैं, शांति जैसी चीजों को भी देख सकते हैं। आंदोलन की राजनीति की शुरुआत हुई दोस्तों, प्रार्थना प्रतिवेदन की जगह दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध आ गया। और इनके प्रयासों से भारत में स्वदेशी शिक्षा का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। कलकत्ता बहुत सारे उस टाइम पे विश्वविद्यालय बनाए गए स्वदेशी पर आधारित दोस्तों। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर उद्योगों का विकास हो गया। ठीक है, वास्तविक अर्थों में दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत तो यहीं से होती है, इनके आने के बाद। आप देख सकते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध में दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन, ब्रिटिश वस्तुओं और आप देख सकते हैं संस्थाओं का बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल। निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो देख सकते हैं, इनजस्टिस जो आधारित यानी कि ब्रिटिश न्यायपूर्ण कानून है उनका आप कह सकते हैं क्या करना है, वायलेट करना है। और बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एम्फेसाइसिस ऑन इंडिजीनियस एंड नेशनल एजुकेशन, ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। बट दोस्तों इनकी भी कुछ सीमाएं रही होंगी, तभी तो जाके भारत में तीसरा जो है फेज आया दोस्तों, जिसको आप बोलते हैं क्रांतिकारी चरण, जिसमें आप भगत सिंह देखेंगे, राजगुरु देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद को देखेंगे। उनका उदय कैसे हुआ? तो दोस्तों क्योंकि इनकी सीमाओं की वजह से उनका उदय हुआ। देख सकते हैं उदारवादी, देख सकते हैं दोस्तों उदारवादी नेताओं से दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जैसे मुद्दों को लेकर मतभेद बढ़ गया था इनका। उग्रवादियों का मतभेद बढ़ गया स्वदेशी आंदोलन को लेकर। उदारवादी जो नेता थे दोस्तों, वो चाहते थे कि केवल और केवल ये आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का जो आंदोलन था 1905 में जो चला, वो केवल बंगाल तक सीमित रहे। लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि ये भारत के सब हर जगह दोस्तों कोने कोने में फैल जाए। ठीक है, जैसे इस देखो मतभेद बढ़ गया, और दोस्तों 1905 में सूरत में दोस्तों सूरत विभाजन हुआ, कांग्रेस दो भागों में बट गई। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो गया तो ब्रिटिश सरकार को दमन करने का मौका मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उग्रवादी नेताओं ने दोस्तों धार्मिक प्रतीकों पर ज्यादा बल दिया। जैसे मान लो तिलक द्वारा गणेश और शिवाजी महोत्सव का की शुरुआत किया जाना, इसके परिणाम स्वरूप
दोस्तों ये केवल किसी विशेष धर्म से संबंधित थे। तो इससे क्या है कि दूसरे धर्मों में दोस्तों कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है? तो इनकी एक कमी रही है, ड्रॉबैक रहा है, ठीक है? सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। स्वराज के अर्थ को लेकर दोस्तों विवाद था। जैसे तिलक बोलते हैं स्वराज का अर्थ स्वशासन बताते हैं कि स्वराज का अर्थ है स्वशासन और स्वशासन का मतलब है हम खुद शासन करेंगे, लेकिन अंग्रेज हो हमारे मतलब जो विदेशी मामले हैं वो अंग्रेजों के पास ही रहें, ठीक है? लेकिन दोस्तों अरविंद घोष इसका स्वराज का मतलब बोलते हैं कि हम पूर्ण स्वतंत्र, अंग्रेज हमारे ना विदेशी क्या विदेशी मामले क्या कोई भी चीज़ अंग्रेजों को नहीं नहीं रहेगी पूरी तरह हमारे लिए। तो इसको लेकर भी इनके अंदर विवाद हो गया, तो ये भी एक सीन कह सकते हैं इनके अंदर। इन्होंने दोस्तों कभी भी किसान वर्गीय दोस्तों किसान वर्ग की जो मांगे थी उनको नहीं उठाया और ना ही कोई कर वगैरह कर को कम करने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया। तो ये भी इनका जो है एक अ, सीमा रही है। प्यारे दोस्तों उदारवाद देख सकते हैं आप, उदारवादी राजनीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया देखेंगे तो तीन स्वरूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं हम, ठीक है? तो उदारवादी विचार देख सकते हैं यहाँ पर, आप थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास करेंगे या कांग्रेस की राजनीति कहें तो ज़्यादा ठीक है, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो दोस्तों पहले में उदारवादी चरण आता है, ठीक है? उदारवादी विचार धारा का उदय हुआ, ठीक है? और संघर्ष के नए नए तरीके यहाँ पर आते हैं। दूसरे में दोस्तों देख सकते हैं एक गैर राजनीतिक प्रवृत्ति का विकास हुआ, जैसे आत्मविकास, ठीक है? और सर्जन हुआ दोस्तों आत्मविश्वास, जिसमें आप कह सकते हो उग्रवादी उग्रवादी। और इस तरफ तीसरा चरण है क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय, ठीक है? व्यक्तिगत हिंसा पर बात करेंगे दोस्तों हम, ठीक है? यहाँ पर व्यक्तिगत हिंसा जैसी चीज़ें आने लगी, ठीक है? और षड्यंत्र के माध्यम से अगर चाहे गोली के दम पर जीता जाए तो दोस्तों हमको भगाना पड़े तो अंग्रेजों को भगाएंगे। कहाँ पर बात करते हैं? बंदूक से हमें न्याय मिलता है, ये ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तो दोस्तों आप कह सकते हैं क्रांतिकारी जो हैं भारत के, ठीक है? तो ये यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं इसको। ये मैंने बताया आपको उदारवादी राज उग्रवादी राजनीति का दोस्तों जो क्षेत्र रहा है उसका विकास कहाँ कैसे हुआ। तो उग्रवादी राजनीति की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखो बंगाल में हुआ एक तो, ठीक है? एक आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है? और एक पंजाब में हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर उग्रवादी विचारधारा का विकास मुख्य रूप से आप देख सकते हैं बंगाल में किसका योगदान रहा है, तो बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है? न्यू इंडिया देख लीजिए, ठीक है? इन्होंने न्यू इंडिया नामक पत्र निकाला था। अरविंदो घोष वंदे मातरम पत्र निकाला है ना? अश्विनी कुमार दत्त, पीसी राय और रविंद्रनाथ भी इस तरफ आएंगे, ठीक है? इस धारा में बंगाल की धारा में, ठीक है? महाराष्ट्र से दोस्तों उग्रवादी विचारधारा का उदय बाल गंगाधर तिलक से हुआ था। और इनके क्या क्या तरीके थे दोस्तों, किस तरीके से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका आंदोलन का तरीका क्या है। साप्ताहिक पत्र निकालते थे दोस्तों, जैसे मान लो मराठा निकाला अंग्रेजी में और केसरी मराठी में निकाला। गणेश और शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया, जो कि धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रयोग दोस्तों, इससे जनसंपर्क को ये बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने तरीका का यूज़ किया। और क्या तरीका यूज़ किया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस की आंदोलन दोस्तों जो वर्ष में एक बार होता है, ठीक है? उसको तो बोला कि ये तो मेढक से तुलना की है कि ये वर्ष में ये केवल और केवल एक बार टर्राने जैसी चीज़ है, ठीक है? और इस तरफ देखें दोस्तों जो उग्रवादी आंदोलन रहा पंजाब में, यहाँ पर कौन लीड कर रहा है, तो लाला लाजपत राय, ठीक है? हरकिशन देख सकते हैं लाल दोस्तों ये कर रहे थे। 1901 में दोस्तों लाला लाजपत राय ने दोस्तों आप देख सकते हैं कायस्थ समाचार नामक 2 निबंध लिखे थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया ये सारी बातें, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत में आप देखेंगे जो उग्रवादी आंदोलन रहा है इसकी क्या भूमिका रही है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है? तो उग्रवादी और राजनीति, इस पर हमने जो बात किया है इन पर हम बात करने वाले हैं। तो इनका क्या योगदान है दोस्तों, उग्रवादियों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस पर भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों का जो भूमिका रही है, तो एक तो सकारात्मक भूमिका रही है और एक नकारात्मक भूमिका रही है। देख सकते हैं दोस्तों सकारात्मक इन्होंने राष्ट्रवाद को दोस्तों संस्थागत रूप प्रदान कर दिया, राष्ट्रवाद को, ठीक है? इन्होंने दोस्तों लोगों की सेवा, समर्पण, बलिदान का पाठ पढ़ाया, स्वराज पर बल दिया, ठीक है? स्वदेशी पर बल दिया, भारतीयों में विश्वास भर दिया कि भारत का विकास भारतीय ही कर सकते हैं केवल, ठीक है? इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को दोस्तों सामाजिक आधार को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। संघर्ष के नए तरीके दोस्तों इन्होंने सिखाए, जैसे धरना, प्रदर्शन आदि करना।
और अगर हम नकारात्मक की बात करें प्यारे दोस्तों, तो देख सकते हैं गर्म दल के नेताओं की विचारधारा में दोस्तों सामंजस्य नहीं, आपस में ही स्वराज को लेकर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनमें विचारधाराओं में मतभेद मिलता है। स्वराज का अर्थ को लेकर मतभेद, तिलक स्वराज का अर्थ स्वशासन बताते हैं, जबकि अरविंदो पूर्ण स्वराज बताते हैं। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद है आधुनिक इतिहास। दोस्तों देख सकते हैं कि जो धारा को मोड़ने का प्रयास किया इन्होंने आधुनिक इतिहास की जो धारा जो हमेशा सीधी चलती है, क्योंकि ये आप देखेंगे शिवाजी जैसे जो महोत्सव हुए इनका भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक रूढ़िवादी सोच को दिखाता है। ठीक है, रूढ़िवादी चीज़ों को आगे लाने का प्रयास किया था। ठीक है, अंग्रेज प्रगतिशील विचारों का दोस्तों विरोध करना इन्होंने क्या किया था, प्रारंभ किया था, जो कि एक प्रगतिशील विचार थे उनका भी विरोध कर दिया इन्होंने। तो एक ये रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक देख लिया है, आगे देखेंगे हम उदारवादी और उग्रवादी राजनीति में क्या अंतर है, इसको हम देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो, ठीक है, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।